नमस्कार दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 5वीं कक्षा की मीरा और करीना हाथ पकड़कर स्कूल की रिसेस में खेल रही थी। आओ मिलो, सीलो सालो, कच्चा धागा, रेस लगा लो। आओ मिलो सीलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो। 10 पत्ती दौड़े, एक पत्ता कच्चा, हिरन का बच्चा। हिरन गया पानी में, पकड़ा उसकी नानी ने। नानी गई लंदन, वहां से लाई 2 कंगन। कंगन गए टूट, नानी गई रूठ। नानी को मनाएंगे, रसमलाई खाएंगे। रसमलाई अच्छी, उसमें पाई मच्छी। मच्छी में काटा, तेरा मेरा चाटा। आउच! बहुत जोर की मार दिया तूने करीना। आउच! तूने भी तो मारा पागल, मीरा की बच्ची। हे मजा आता है ना यार इससे। हाँ यार, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है। बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आने वाली है। मीरा के इतने कहते ही झमाझम बारिश होने लगती है। वाओ यार, बारिश आ गई। अब हम भीगेंगे, मजा करेंगे। उस कीचड़ वाले गड्ढे में चले कूदने, मजा आएगा। पर तेरी मम्मी ने तुझे डांटा तो तेरे कपड़े खराब हो गए। पर मेरी मम्मी तो कुछ नहीं बोलेंगी। अरे चल यार, मैं अमीर हूँ, मेरी मम्मी मुझे एक और ड्रेस दिला देंगी। हम चलते हैं। ये दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर कीचड़ के पानी में बारिश में कूदने लगती हैं और बारिश के मजे लेती हैं। उन्हें बारिश का मौसम बहुत पसंद था। दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि उनके बीच अमीर गरीब की दीवार नहीं थी। दरअसल मीरा एक गरीब परिवार से थी। उसके बावजूद भी करीना सब जानकर उसकी दोस्त बनती है। हमेशा उसका क्लास में, पढ़ाई में, खेलकूद में उसका साथ देती है। वक्त के साथ दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। एक दिन कॉलेज की पार्टी के लिए तैयार होकर करीना मीरा के घर आकर कहती है, मीरा, ये क्या, तूने अभी तक सूट ही पहना हुआ है, तो तैयार क्यों नहीं हुई? पार्टी में जाना नहीं है क्या? जानती है ना, फेयरवेल पार्टी में सबको आना है। हाँ यार, पर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, ये तो तू जानती है ना सैंडल है, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती। पुराने कपड़ों में भी जाऊंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मुझे नहीं जाना। अरे तो मेरे होते हुए ऐसा कैसे सोच सकती है? तू जानती है ना, तेरी सहेली तेरे कहते ही हर चीज ले आएगी। ये कपड़े क्या चीज हैं? चल तुझे मॉल से कुछ दिला कर लाऊं, ऐसा तैयार करूंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। ये कहते ही करीना उसे मॉल से अच्छे कपड़े दिलाकर पार्लर से रेडी कराती है, जहां उसकी काया ही पलट जाती है। देखा तू, कितनी सुंदर लग रही है। कॉलेज में तेरा कोई मजाक भी नहीं उड़ा सकता, उल्टा लड़के तुझे देखकर तेरे दीवाने हो जाएंगे। वो तो है, क्योंकि ये सब मेरी बेस्टी करीना का कमाल है। अब जल्दी चल, वरना फेयरवेल पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर कोई लट्टू भी नहीं होगा तुझ पर। दोनों फेयरवेल पार्टी में पहुंचती हैं कि निखिल और सम्राट मीरा को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये तो अपनी कॉलेज की गरीब मीरा है ना, जरा देख तो, इसकी अमीर सहेली के कारण इसकी काया ही पलट गई। महंगी ड्रेस, महंगी सैंडल। हाँ भाई, अरे तू भूल गया क्या, इसकी अमीर सहेली ने इस पर पैसे खर्च किए हैं, तभी तो इतनी सुंदर दिख रही है। इन गरीब लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, अमीरों के साथ दोस्ती कर बैठते हैं और उनके पैसे खाते हैं। बंद करो अपनी बकवास, बहुत बोल दिया तुम लोगों ने। ये बोलकर मीरा वहां से चली जाती है। ये देखकर करीना को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को सबक सिखाती है, जिसके बाद वो दोनों माफी मांगकर पार्टी से चले जाते हैं और करीना मीरा भी पार्टी को एंजॉय करते हैं। वक्त गुजरता है, करीना अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती है। दूसरी ओर मीरा की शादी गरीब केतन से हो जाती है, जहां वो बहुत खुश थी। फिर उसका बेटा डुग्गू उसकी जिंदगी में आता है, जो कि 1 साल का था। पर केतन की नौकरी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके मालिक का काम ठप हो जाता है। फिर एक सुबह डुग्गू रो रहा था। अली अली अली, कहाँ हुआ मेरे प्याले छी डुग्गू को? अरे क्या हुआ बहू, लल्ला इतना रो क्यों रहा है? माँ जी, इसे भूख लगी है, शायद घर में कुछ खाने को भी नहीं है। क्यों ना मैं दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना लूं, हम सभी वही खा लेंगे और डुग्गू भी। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा।
और थोड़ा ज्यादा पानी डालना ताकि रात तक काम चल जाए। माँ मुझे माफ कर दो, मैं घर का खर्चा सही से चला नहीं पा रहा, आपकी दवाई नहीं आ पा रही और अब तो डुग्गू भी थोड़ा बहुत खाने लग गया। कोई बात नहीं बेटा, आज तू अपने मालिक से बात करना। केतन जी, आप खाना खाकर जाइएगा। नहीं मीरा, इतनी टेंशन है कि मैं चैन से बैठकर घर पर कुछ खा भी नहीं सकता। अच्छा डुग्गू का ख्याल रखना। इतना कहकर केतन चला जाता है। फिर वो पानी वाली खिचड़ी बना देती है। दोपहर में सास बहू वही खाते हैं। खाते वक्त अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और तेज बारिश होने लगती है, जिसके कारण उनके घर की छत से पानी टप टप करने लगता है और पानी मनोरमा की थाली में पड़ जाता है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं कि चैन से खाना भी नसीब नहीं हो रहा। अब बरसात की बूंदें हमें परेशान करेंगी। गरीबी से तो तंग ही हो गए हैं। माँ जी, इधर खाना खा लीजिए, मैं यहाँ पर पतीला रख देती हूँ, गीला नहीं होगा फर्श। शाम को केतन घर पर वापस आता है तो जगह जगह पतीले और बाल्टी रखा हुआ देखकर कहता है, ये क्या, अब हमें इस चीज से भी जूझना पड़ेगा। घर की मरम्मत के लिए भी 2-4 हज़ार तो चाहिए ही चाहिए। बहुत बदनसीब महसूस हो रहा है मीरा। केतन आप परेशान मत हो, बस कुछ दिन की कठिनाई है ये। घर में पैसे नहीं थे, मालिक से बहुत बोला तब जाकर उन्होंने मुझे 100 रुपए दिए हैं। अब तुम देख लो इसका क्या करना है। कल सामान ले आऊंगी, फिलहाल आप खाना खा लीजिए। इसके बाद सब बैठकर खाना खाते हैं और जमीन पर सो जाते हैं। अगले दिन केतन उठकर देखता है तो उसकी नज़र खिड़की से बाहर जाती है, जहां सारी सड़क पर पानी भर गया था। तभी एक गाड़ी उसके घर के सामने रुकी, जिसमें से छाता पकड़ा हुआ एक ड्राइवर, हाथों में सामान लिए हुए एक महिला जिसने चश्मा लगाया हुआ था, उसके साथ करीना के घर के अंदर आती है। मीरा, मीरा कहाँ है तू? करीना, तू अचानक, वो भी इतनी बारिश में कैसे आना हुआ? तेरी बहुत याद आ रही थी। मैं किसी काम से यहाँ से गुजर रही थी, फिर याद आया तेरा घर भी यहीं पड़ता है, तो मैं मुकेश को लेकर यहीं आ गई। ये देख कितने सारे तोहफे लेकर आई हूँ तेरे लिए, और तेरा बेटा भी है ना, ला इसे मुझे गोद में दे। डुक्कू मौसी को हेलो बोलो। बहुत ही प्यारा बच्चा है। पूरे 6 साल बाद मिल रहे हैं ना हम। मीरा, बचपन के साथ रहे हैं हम और फिर अब अलग होना पड़ गया। अरे ये क्या, बारिश का पानी थोड़ा थोड़ा तुम्हारे घर में आ गया है। मुझे लगता है करीना हमें चलना चाहिए, खामखा तुम्हारी दोस्त परेशान हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, बल्कि हमें तो बहुत खुशी है। बहू, जरा कुर्सी लेकर आ, क्योंकि जमीन पर काफी पानी है। हमें अपनी सेवा करने का मौका तो दो। माँ जी, केतन जी, आप थोड़ा सा यहाँ संभालिए, मैं बाहर से कुछ लेकर आती हूँ। तभी मीरा बरसात में सर पर पन्नी रखकर भरी सड़क पर धीरे धीरे दुकान की तरफ जाती है और हलवाई वाले से समोसे, कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाती है, जिसे वो अपनी अमीर सहेली और उसके पति के सामने रखती है। करीना, तू तो जानती है हमें बारिश का मौसम कितना पसंद था। देख, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म समोसे लाई हूँ और जीजू आपके लिए भी। खाइए, हम खा लेंगे। आप खा लीजिए, मैं जब तक किसी तरीके से पानी रोकता हूँ। और मैं आप दोनों के लिए गर्मा गर्म भजिया बनाकर लाती हूँ। ये बोलकर मीरा गैस पर गरम गरम पकौड़े बनाती है। वहीं मुकेश और करीना टेबल और मेज पर बैठकर खाना खाते हैं और डुग्गू को मनोरमा संभालती है। केतन बाल्टी लेकर बारिश का पानी बाहर करता है। घर की ये दशा देखकर करीना बिना बताए मीरा और उसके ससुराल वालों को मदद करने की ठान लेती है। इतने में मीरा आती है। ये लीजिए, आप दोनों के लिए गर्मा गर्म भजिया तैयार हैं, वो भी हरी चटनी के साथ, खा लीजिए। अच्छा मीरा, मेरी एक बात सुनेगी? मेरी सास यहाँ पर नहीं है और यहाँ बारिश भी बहुत है, तो क्यों ना आप सब लोग कुछ दिन के लिए मेरे घर पर आ जाओ। इतने में बारिश का पानी भी सूख जाएगा और मैं डुग्गू के साथ खेल भी लूंगी। अरे केतन भाई साहब, मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉय की जगह कम हो गई है, तो क्या आप आ जाओगे? मुझे आप जैसा भरोसेमंद आदमी चाहिए। सच में आपको अपनी कंपनी में ज़रूरत है तो मैं आपका सुझाव स्वीकार करता हूँ। जब तक मैं भी इस घर की मरम्मत करवा लूँगा, बारिश के पानी से ख़राब हो गया है।
हाँ हाँ बिल्कुल जीजू। मीरा आजा बैठ जा, तू भी मेरे साथ चाय पकौड़े खाकर बातें करना। हाँ हाँ बिल्कुल। ये सुनकर दोनों सहेली खूब एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करती हैं। बारिश का बहाव भी कम हो जाता है और कुछ दिनों बाद करीना अपनी गरीब सहेली के परिवार को अपने घर पर रखती है। इतने में उसके घर की मरम्मत हो जाती है और केतन मुकेश की कंपनी में काम करके अपने घर की परिस्थिति धीरे धीरे बेहतर कर लेता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते। देखो निधि, कल तुम्हारी छोटी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए तुम सारी तैयारी अच्छे से करके रखना। तुम जानती हो ना, तुम्हारी बहन के पहले भी कई सारे रिश्ते टूट गए हैं, लेकिन ये वाला रिश्ता बहुत ज्यादा खास है, इसीलिए तुम्हें मैंने यहाँ तुम्हारे ससुराल से बुला लिया है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं अपनी जिम्मेवारी समझती हूँ। काव्या का रंग काला था, जिसकी वजह से उसका एक भी रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। निधि और उसकी माँ कल्याणी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। ये लीजिए, मेरी बहन काव्या ने अपने हाथों से गर्मा गर्म पकौड़े और नाश्ता तैयार किया है, खाइए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? अमृता के कहने पर निधि कमरे में जाती है और अपनी बहन से कहती है, अरे ये क्या, अभी तक तैयार नहीं हुई? दीदी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर उन लोगों ने मेरे रिश्ते के लिए मना कर दिया तो? ओहो, मेरी प्यारी बहन, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। निधि खुद अपने हाथों से अपनी छोटी बहन को तैयार करती है। काव्या बहुत काली थी, जिसकी वजह से इतना तैयार होने के बाद भी वो कुछ ज्यादा खास नहीं दिखाई देती। जैसे ही निधि काव्या को तैयार करने के बाद नीचे लेकर आती है, उसे देखते ही अमृता हैरान रह जाती है। हे भगवान, इतनी काली लड़की! अरे इतनी काली लड़की को मैं अपने घर की बहू कैसे बना सकती हूँ? ये सुनते ही काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे आप इतनी समझदार होकर ये कैसी बातें कर रही हो? भगवान ने दुनिया में दो ही रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। फर्क क्या पड़ता है? अगर इंसान काला है तो? अरे उसका दिल साफ होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। निधि की ये बातें सुनकर अमृता भी कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, जिसके बाद अमृता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी से माफी मांगते हुए कहती है, रंग रूप में मैं भी काली ही हूँ। मैंने जो चीजें अपने लिए सहन की, उसके बारे में मैं भूल ही गई थी और अभी मुझे समझ आया कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। काव्या मुझे पसंद है और अब काव्या ही मेरे घर की बहू बनेगी। अमृता रिश्ता पक्का कर देती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन काव्या की शादी रोहित से होती है। काव्या से शादी करके रोहित उसे अपने घर ले जाता है और शादी के बाद काव्या की जिंदगी अच्छी खासी चलने लगती है। माँ जी, ये लीजिए आपका नाश्ता, और रोहित जी आपके नाश्ते के साथ ही आपका लंच समय से खा लीजिएगा। अरे बहू, जब से तू इस घर के अंदर आई है, तूने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाला है। भगवान तुझे इसी तरह सलामत रखे। अमृता से आशीर्वाद लेने के बाद काव्या बहुत खुश होती है और खुशी खुशी रसोई में जाकर खाना बना रही होती है। तभी उसके फोन पर उसकी बड़ी बहन की कॉल आती है। अरे वाह, यकीन ही नहीं होता, आज इतनी सुबह सुबह तुमने मुझे याद किया। बताओ, कोई बात है क्या? दूसरी तरफ निधि बहुत जोरों से रो रही होती है। निधि और रोते हुए कहती है, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बर्बाद हो गई, सब कुछ चला गया, मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं विधवा हो गई हूँ, मेरी बहन, मैं विधवा हो गई हूँ। ये सुनते ही काव्या के हाथों से फोन छूट जाता है और वो रोने लगती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को इसके बारे में बताती है। सबको बहुत अफसोस होता है, जिसके दौरान रोहित अमृता से कहता है, मेरी मानो तो तुम अपनी बहन के पास चली जाओ, उसे अभी तुम्हारी जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी बड़ी बहन ने हमेशा से मेरा साथ दिया है,
आज उसे मेरी बहुत ज़रूरत है। मुझे उसके पास जाना चाहिए। काव्या अपना सामान पैक करती है और अपनी बहन के पास पहुंच जाती है। कुछ दिन उसके पास रुकने के बाद काव्या उसे अपने साथ अपनी ससुराल ले आती है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, और काव्या बहू ने बहुत अच्छा किया जो तुम्हें यहाँ पर ले आई। यहाँ पर रहकर तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। मेरी जिंदगी तो बेरंग हो गई है माँ जी। अब मैं आपको क्या बताऊं। मेरी बहन मेरा बहुत साथ दे रही है। लाओ, मुझे ये सारा सामान दे दो, मैं आपका सामान कमरे में रख देता हूँ। रोहित निधि का सारा सामान अपने कमरे के बराबर वाले कमरे में रख देता है, जिसके बाद निधि उसी कमरे में रहने लगती है। कुछ ही दिनों में निधि अपनी छोटी बहन के ससुराल में आकर अच्छे से रहने लगती है और सभी के साथ घुल मिल जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी का गम धीरे धीरे जा रहा हो। तो वहीं निधि को मन ही मन रोहित भी पसंद आने लगता है, क्योंकि रोहित उसे हमेशा बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। अरे ये क्या, इतना सा खाना खाओगे तो फिर तंदुरुस्त कैसे होगे? ये लो, एक रोटी एक्स्ट्रा खाओ। क्या बात है, आपने मुझे तो कभी एक्स्ट्रा रोटी नहीं दी। क्योंकि तुम पहले ही पेट भर कर खाना खा लेती हो, इसलिए तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ती कहने की। सभी लोग हंसी मजाक करके खाना खा रहे होते हैं, लेकिन ये हंसी मजाक कब दुखों के पहाड़ की तरह टूटने वाला था, किसी को इसका अंदाजा भी नहीं था। अब ना केवल निधि को रोहित पसंद था, बल्कि रोहित भी निधि की खूबसूरती और सुंदरता की तरफ खींचा जा रहा था। अब दोनों एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करने लगते हैं। अच्छा, मैं छत पर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें आना हो तो आ जाना। नहीं जी, मुझे तो अभी बहुत सारे काम करने हैं। पहले मैं सारे काम कर लूं, उसके बाद सोचूंगी। काव्या ऐसा कहकर घर के कामों में लग जाती है। तो वहीं रोहित छत पर पहुंच जाता है। छत पर पहले से ही निधि मौजूद थी। आ गए आप? आपका ही इंतजार था मुझे। निधि रोहित को ऐसा कहकर गले से लगा लेती है। रोहित भी निधि से छत पर प्यार भरी बातें करने लगता है। काश मेरी शादी तुम्हारी छोटी बहन नहीं बल्कि तुमसे हुई होती, तो आज हम दोनों बहुत खुश होते। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? मेरे पास एक प्लान है। माँ को और काव्या को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर भेज देते हैं, और इस बीच मैं तुम किसी बहाने घर पर रुक जाना, इसके चलते हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। रोहित अपने प्लान के बारे में निधि को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद रोहित अपनी माँ और अपनी पत्नी काव्या को बाहर घूमने की प्लानिंग बताता है, जिसे सुनकर सब लोग तैयार हो जाते हैं और सभी की टिकट हो जाती है। जाने वाले दिन अचानक से रोहित के लिए एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल आ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ निधि पैर में मोच आने का बहाना बना देती है। मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। मुझे तो आज ही बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। अगर ऐसी बात है तो हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं काव्या, तुम माँ के साथ निकलो, मैं पीछे से तुम्हारी बड़ी बहन का पैर डॉक्टर को दिखाने के बाद उसे अपने साथ ले आऊंगा। रोहित की बात मानकर काव्या अमृता के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद निधि और रोहित एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। उस दिन वो पूरा दिन साथ में रहते हैं। रात को रोहित अपने हाथों से निधि के लिए खाना बना कर लाता है। अरे मेरी जान, देखो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया, ये लो मेरे हाथों से खाओ। रोहित अपने हाथों से निधि को खाना खिला रहा होता है कि तभी अचानक से घर पर काव्या आ जाती है और वो अपने कमरे का दरवाजा खोल कर देखती है। उसके हाथों में उसके सूटकेस होते हैं। अपनी बहन और अपने पति को एक साथ उसी कमरे में देख काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाह बहन वाह, तुमने तो एक बार भी अपनी छोटी बहन के बारे में नहीं सोचा और मेरी सौतन बनने चली। मुझे तो बहुत दिनों से तुम्हारे ऊपर शक था, लेकिन मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। तभी वहां अमृता भी आ जाती है और कहती है, ये सब क्या बदतमीजी है रोहित, मैंने तुम्हारे बारे में ये कभी सोचा भी नहीं था। तुम इतने गिरे हुए होगे, तुम्हें तो अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। ये सब सुनकर रोहित अपनी नजरों में गिर जाता है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। वो फौरन अपनी माँ और अपनी पत्नी के पैरों में गिर जाता है
मुझे माफ कर दो काव्या, मैं भटक गया था। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। रोहित को माफी मांगते हुए देख निधि भी अपनी बहन और उसकी सास से माफी मांगती है, जिसके बाद निधि अपना सामान पैक करके अगले ही दिन वहां से चली जाती है। काव्या भी रोहित को माफ नमस्कार दोस्तों, यह कहानी दूसरे नंबर की कहानी है। बहुओं को हर छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना। जैसे उनके कपड़ों का, उनकी बर्ताव का, उनकी स्वभाव का और उनके चरित्र का भी, क्योंकि बहू की गरिमा इन सब से ही होती है। हर परिवार चाहता है कि उसे एक चारित्रवान बहू मिले, और इसकी खोज में थी हमारी सविता जी, जिनके छोटे बेटे के लिए उन्हें बिल्कुल सीता जैसी बहू चाहिए थी। अरे सविता जी, आपको कितने रिश्ते दिखाए मैंने, आपको कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती? अरे कमला बहन जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं चाहिए अपने बेटे के लिए। ऐसी वैसी से क्या मतलब है आपका बहन जी? जितने भी रिश्ते आपने रमन के लिए बताए हैं वो सारी लड़कियां सही नहीं थी। हर किसी का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड था ही। मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अरे बहन जी, आजकल तो ये आम बात हो गई है। शादी से पहले तो हर कोई लड़की के बॉयफ्रेंड होते ही हैं। शादी के बाद हर लड़की सुधर जाती है। फिर आप क्यों इतना सोच रही हैं? नहीं, मुझे ऐसी लड़की अपने बेटे के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। आप तो मेरे लिए बस सीता जैसी लड़की ढूंढ के दीजिए, जो चरित्र में, स्वभाव में, सब में कोमल हो। अरे माँ जी, आजकल ऐसी लड़कियाँ मिलती कहाँ हैं? इसका मतलब आपकी बड़ी बहू भी ऐसी नहीं है क्या बहन जी? अरे ऐसा नहीं है। आप मेरी बड़ी बहू की बात छोड़िए, आप वो सुनिए जो मैं अभी आपसे कह रही हूँ कि मुझे रमन के लिए बिल्कुल सीता जैसी बहू चाहिए। हाँ, मैं तो जैसे कैकई हूँ ना आपके लिए। पता नहीं मेरी सास को मैं आज तक पसंद क्यों नहीं आई। मेरा स्वभाव इतना भी बुरा नहीं है। नहीं, पर इन्हें तो सीता जैसी बहू चाहिए। मैं अभी देखती हूँ कैसे मिलती है इन्हें सीता जैसी बहू। अरे बड़ी बहू, तुम खड़े खड़े क्या सोच रही हो? मन में मुझे गालियाँ दे रही होगी और क्या। क्या? अरे कुछ नहीं। बड़ी बहू, तू जा कमला बहन जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ, ठीक है? जी अभी लाती हूँ। कमला ने रमन के लिए बहुत सारे रिश्ते भेजे थे, लेकिन सविता को तो इनमें से कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। अब सविता की पसंद की बहू उसे मिल पाएगी या नहीं, वो तो वक्त ही बता सकता था। क्या हुआ माँ, रमन के लिए कोई लड़की पसंद आई या नहीं आई? अरे नहीं बेटा, अभी कहाँ कोई पसंद आई है। सारी की सारी लड़कियाँ आजकल कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई है। 1 2 3 बॉयफ्रेंड्स रखना, गुस्सा करना, चुगली करना, जैसा उनके लिए आम सी बात हो गई है। माँ, मेरे ऑफिस में 1 2 लड़कियाँ हैं, तुम कहो तो मैं उनसे बात करूँ? अरे नहीं, रहने दे। तो उन्हें बड़ी बहू को भी वहीं से पसंद किया था। रहने दे। वो तो तुम्हारी बात सही है माँ। तो मुझ में बुराई क्या है, हाँ, जो आप ऐसा कह रहे हैं? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं बड़ी बहू। तू तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल गुणवान है, छल कपट से परे। आपको बड़ी खांसी आ रही है। अरे अब तुम्हारे सामने मैं खांस भी नहीं सकता क्या? माँ, आपको जैसी लड़की ढूंढनी हो मेरे लिए आप ढूंढ सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं जानती हूँ बेटा, तू मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करता है। इसीलिए तो मैं तेरे लिए बहुत गुणवान लड़की ढूंढना चाहती हूँ, जो इस घर का मान और बढ़ा दे। हाँ रमन, सही है, माँ की पसंद से ही शादी करना, बहुत खुश रहेगा। आपका क्या मतलब है? आप मुझसे शादी करके बहुत दुखी है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है बड़ी बहू। चलो आप खाना खा लो सब। माफ़ कीजिएगा, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसी लड़की ढूंढ रही है ना, ऐसी लड़की मिलना नामुमकिन है बिल्कुल भी। आप इंतज़ार करती रह जाएंगी। अगर कोशिश करो तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो फिर ये तो लड़की है। मैं अपने रमन के लिए ऐसी गुणवान लड़की ढूंढ कर ही रहूंगी। हाँ, मैं भी देखती हूँ कैसे मिलती है आपको आपकी पसंद की गुणवान लड़की। सविता को विश्वास था कि वो ऐसी लड़की ढूंढ लेगी, और इसी आस में अब वो रोज़ मंदिर भी जाने लगी थी। हे भगवान, अब और कितना इंतज़ार करवाएगा। मेरी पसंद की बहू अब भेज दो ना। अरे सविता जी, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई। मुझे ना आपको एक लड़की को दिखाना था यहाँ। अच्छा, यहाँ मंदिर में? हाँ, मंदिर में। वो रोज़ ना बहुत सुंदर भजन गाती है। अभी आप रुकिए, थोड़ी देर में बस आती होगी। ये लीजिए, नाम लिया और आ गई। इसका नाम वैदेही है। अरे ये तो बहुत सुंदर लग रही है। जितनी सुंदर है उतनी सुशील भी। यहाँ मंदिर में भजन भी गाती है और घर का पूरा काम भी जानती है। अच्छा, तो आप इसे कैसे जानती हैं? अरे कुछ दिन पहले ही इसके पिताजी ने मुझे इसके लिए रिश्ता देखने को कहा था।
मैं जब इसके घर गई तो इसके संस्कार देखकर मुझे आपकी याद आ गई। ये ना आपकी पसंद की लड़की है बिल्कुल। अरे ये तो बहुत सुंदर गा भी रही है सच में। इसके चरित्र के बारे में पता किया आपने? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? अरे मैंने पूरी जांच की है, आसपास वालों से भी पूछा है, सबका कहना है कि ये बहुत अच्छी लड़की है। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की, आज इसके पिताजी से हम रिश्ते की बात करते हैं। रमन और वैदेही, इनके तो नाम भी राम और सीता की तरह है। आखिरकार सविता को अपनी पसंद की बहू मिल ही गई। अब तो वो जैसे 7वें आसमान पर थी। अब तो उसने बिना देर किए रमन और वैदेही की शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अरे बहन जी, आपको भी सहपरिवार आना है, ठीक है? कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे रमन और वैदेही को आकर ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा। खुश तो ऐसे हो रही हैं जैसे खुद की शादी हो। जब से ये वैदेही इन्हें मिली है, मेरी सास को जैसे स्वर्ग मिल गया है। जाने दो, मुझे क्या इससे, सारी लड़कियां एक जैसी होती है। आने के बाद मेरी सास को भी पता लग ही जाएगा। अरे कविता बहू, अब मन में सुकड़ना बंद कर, चल शादी की तैयारियों में लग जा। हाँ हाँ, बस काम ही तो कर रही थी मैं। सविता ने रमन और वैदेही की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाई और वैदेही का स्वागत भी बड़े जश्न के साथ किया। छोटी बहू, ये ले मेरी तरफ से तेरे लिए तोहफा। अरे माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है, मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। मैं जानती हूँ बहू, तुझे इन सब की लालसा नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तू ये हार पहने, ये तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। अब आपकी इच्छा मैं कैसे टाल सकती हूँ माँ जी? माँ, आखिर तुम्हें तुम्हारी पसंद की बहू मिल ही गई, अब तो खुश हो ना? अरे मैं तो इतनी खुश हूँ कि 7वें आसमान पर पहुँच गई हूँ। संभल के माँ जी, कहीं आप 7वें आसमान से नीचे ना गिर जाए झटके से। तो उसकी चिंता मत कर बड़ी बहू, मैं नहीं गिरूंगी। चलो अब तुम दोनों भी आराम कर लो, थक गए होंगे। सविता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वैदेही भी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपने नए ससुराल में सबका दिल जीत सके। आइए, सब खाना लग गया है। आज मैंने सबके लिए हलवा पूरी बनाया है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे तुम तो हम सबकी आदत ही खराब कर डालोगे अच्छा अच्छा खाना खिला के। आखिर बहू किसकी है? अरे किसकी चिट्ठी है? किसी वैदेही के नाम पे है। मैं ले लेती हूँ चिट्ठी। अभी परसों ही तुम्हारे नाम पर एक चिट्ठी आई थी ना। तुम्हारे माता पिता इतना याद करते हैं क्या तुम्हें? हाँ, उन्हें मेरी बहुत याद आती रहती है, इसलिए मैं ये चिट्ठी अंदर रख कर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। 3 दिन में 2 चिट्ठियाँ, कौन लिखता है अपनी बेटी को? अरे जिनकी बेटियाँ अच्छी होती हैं ना, उनके माता पिता लिखते हैं कविता, तुम नहीं समझोगी। आप तो चुप ही कीजिए, समझे? जब देखो मेरा मजाक बनाते रहते हैं। अरे वैदेही, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ, सब ठीक है माँ जी, आप खाइए ना हलवा पूरी। ऐसा क्यों लग रहा है कि तू बहुत घबराई हुई है? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी आती हूँ। चिट्ठी आने के बाद वैदेही का बर्ताव बिल्कुल बदला हुआ सा था, जो कविता को परेशान कर रहा था। लेकिन सविता ने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर ये क्या, अगले दिन वैदेही के नाम से एक और चिट्ठी। अरे आज फिर से चिट्ठी आई है वैदेही? हाँ माँ जी, वो बस यूं ही। तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ जी, सब ठीक है। फिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों, जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी जा रही हो? नहीं तो भाभी, मैं कहाँ घबरा रही हूँ। हाँ वैदेही बहू, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हारे चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ है। नहीं नहीं माँ जी, ये तो बस मेरे काका काकी की चिट्ठी है, मैं अंदर रख कर आती हूँ। अजीब बात है, आजकल मोबाइल के ज़माने में सब लोग इससे चिट्ठी लिखते रहते हैं, और ये इतना घबरा क्यों जाती है चिट्ठी देखते ही? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है माँ जी? वैसे वैदेही लगती तो नहीं कि कोई गड़बड़ कर दे, पर क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मायके से चिट्ठी आती है तो लड़कियां इमोशनल हो ही जाती है। ऐसा ही होगा, मुझे क्या। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि वैदेही जब भी उसकी चिट्ठी आती है तो अजीब सा बर्ताव करती है, जैसे कुछ छुपा रही हो। पर ये भी सही है, वो वैसी लड़की है नहीं। चलो मैं चली अपने कमरे में, आप भी आराम कर लीजिए माँ जी। परेशानी की तो कोई बात है नहीं। हाँ, सविता बाहर से तो कह रही थी कि उसे वैदेही पर पूरा भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उसे भी वैदेही का बर्ताव अजीब तो लग रहा था। वैदेही, ये पोस्टमैन फिर से तुम्हारे लिए चिट्ठी देकर गया है। क्या बात है, हर दूसरे दिन तुम्हारे लिए कोई ना कोई चिट्ठी आ जाती है। लगता है सबकी चहीती हो वैदेही। हाँ भाभी, बस यही समझ लीजिए। वैदेही, ये रोज़ रोज़ तुम्हें चिट्ठी कौन लिख रहा है?
कुछ परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी सहेली ने चिट्ठी लिखी है। अरे वाह, कभी माता पिता, कभी काका काकी, कभी सहेलियाँ, सब लोग तुम्हें चिट्ठी लिख रहे हैं वैदेही। लगता है तुम्हारे बहुत सारे चाहने वाले हैं। क्यों माँ जी, मैं सही कह रही हूँ ना? तुम्हारी ऐसी कौन सी सहेलियाँ हैं वैदेही, उनको तुम्हारी इतनी ही याद आ रही है तो उन्हें घर पर बुला लो। हाँ हाँ, घर पे बुला लो ना। तुम्हारे चाहने वालों को हम भी तो देखे वैदेही कि उन्हें तुम्हारी इतनी याद क्यों आती है। ज़रूर बहुत गहरा रिश्ता होगा माँ जी, तभी तो हर दूसरे दिन चिट्ठी लिखते रहते हैं वैदेही को। एक काम करो, बुला ही लो आज उन्हें। नहीं माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है, उन्हें मुझे चिट्ठी लिखना पसंद है, यूं ही बस शरारत करती रहती है। अरे इतनी शरारत करना भी सही नहीं है बहू। कभी कभी आपकी छोटी सी गलती भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ ऐसी चिट्ठियाँ भेजना क्या शोभा देता है? सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी इस बात का। ध्यान तो लगता है अब माँ जी को भी रखना पड़ेगा। क्यों माँ जी? एक काम करो, लाओ ये चिट्ठी मुझे दो, मैं भी देखूँ तुम्हारी सहेलियाँ क्या मजाक करती है तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, लाओ लाओ, हम भी पढ़ के देखते हैं कि ऐसा क्या है इस चिट्ठी में। नहीं नहीं माँ जी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसे अंदर रख कर आती हूँ, आप परेशान मत होइए। माँ जी देखिए, मैं आपको भड़काना नहीं चाहती, लेकिन सच में वैदेही की हरकतें कुछ सही नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि वो हम सबसे कुछ छुपा रही है। मैं जानती हूँ, अब मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो जल्दी ही हमें सब कुछ बता देगी, सच सच। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहे, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगी। कविता और सविता दोनों को अब वैदेही पर शक होने लगा था, लेकिन वैदेही सच बता नहीं रही थी कि आखिर उसे कौन चिट्ठी लिखता है। और इस बार तो उसने चुपके से चिट्ठी ली और बिना किसी को बताए अपने कमरे में रख कर आई। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, वैदेही के लिए एक और चिट्ठी आई है, देखिए, इसीलिए तो मैं आपको छत पे ले आई। ये देखिए कैसे वो चुपके से चिट्ठी लिए जा रही है, वो भी बिना किसी को बताए। वैदेही के मन में आखिर चल क्या रहा है? आखिर ऐसा कौन है जो उसे इतनी सारी चिट्ठियाँ लिख रहा है? माँ जी, अब बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम खुद ही उन चिट्ठियों को पढ़ लें। मुझे तो नहीं लगता कि वैदेही कभी भी हमें उन चिट्ठियों के बारे में बताएगी। क्या ये करना सही होगा कविता? अरे माँ जी, आप रमन के बारे में सोचिए। अरे उसे ऐसा कुछ पता चल गया तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि हम ही इस मामले को जानकर सुलझा लें। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रही है बड़ी बहू, हमें ही इस मामले की तह तक जाना होगा। ठीक है माँ जी, वैदेही शाम को जब मंदिर जाएगी तब हम उसके कमरे में जाकर उन चिट्ठियों को देख लेंगे कि आखिर उनमें लिखा क्या है। कविता और सविता शाम को वैदेही के जाने के बाद उसके कमरे में छानबीन करने जाती है। कहाँ रखी है चिट्ठियाँ? अरे अच्छे से ढूंढना, यहीं कहीं होगी। हाँ हाँ, मैं देख तो रही हूँ माँ जी। बड़ी बहू देख, ये रही चिट्ठियाँ। हाँ, आप खोलकर पढ़िए ना, क्या लिखा है इनमें। हे भगवान जी, ये क्या लिखा है इसमें? क्या हुआ माँ जी, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि मैं तुम्हारी याद में तड़प रहा हूँ, तुम्हारी शादी के बाद भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हे भगवान, वैदेही बहू से मुझे ये आशा ना थी। अरे ये कैसे हो सकता है माँ जी, वैदेही तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, फिर ये सब। अरे तभी तो वो चिट्ठियाँ हमसे छुपाया करती थी, उसका आशिक ये सब लिखता है उसे। मैंने कितने अरमानों से उसे अपनी बहू बनाया था, मुझे तो वो सीता जैसी लगती थी, लेकिन आज ये सब पढ़ने के बाद मुझे नफरत हो गई है। अरे नहीं नहीं माँ जी, अब परेशान मत होइए, हम वैदेही से इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। अरे कुछ गलतफहमी हो गई होगी शायद। नहीं बड़ी बहू, कोई गलतफहमी नहीं है, अब सारी सच्चाई सामने आ गई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए माँ जी, हम वैदेही से बात करें इस बारे में? नहीं, अब वैदेही को सबके सामने अपने कर्मों का सच बताना होगा। मैं रात को सबके सामने उसका सच सबके सामने लाऊंगी। सविता का मन बहुत टूट चुका था। उसने रात को पंकज और रमन के आने के बाद सबको आंगन में बुलाया। क्या हुआ माँ, कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं दवाई लेकर आऊँ आपके लिए? मेरी बीमारी की वजह तुम ही हो वैदेही। मैंने क्या किया माँ जी? ये रही वो चिट्ठियाँ, तुम्हारी चरित्रहीनता का सबूत। ये चिट्ठियाँ आपको कहाँ? क्यों, अब जुबान नहीं खुल रही तुम्हारी? तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली छोटी बहू। माँ जी प्लीज़ मुझे मौका दीजिए अपनी बात रखने का। बस कुछ नहीं सुनना मुझे अब। तुम्हारा यूं इस तरह चिट्ठियों को छुपाना तुम्हारे चरित्र को दर्शाता है। नहीं नहीं माँ जी, जैसा आप कह रही है वैसा नहीं है, मैं आपको बताने ही वाली थी। इसीलिए तुम अपने आशिक की चिट्ठियाँ छुपा रही थी?
ये देख रमन इसकी करतूत। ये सब क्या है वैदेही? मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, सच में ये चिट्ठियां वो। अब ये वो इन सब से कुछ नहीं होगा। तुमने हम सबका भरोसा तोड़ा है। भरोसा तो टूटा है माँ, लेकिन ये भरोसा वैदेही ने नहीं, कविता ने तोड़ा है। कविता ने? माँ ये लिखावट देखो, ये किसी और की नहीं बल्कि कविता की लिखावट है। मैं इस लिखावट को अच्छे से जानता हूँ। अब ये मत कहना कि ये तुमने नहीं लिखे, समझी? क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम्हारी लिखावट है। वो मुझे जलन होने लगी थी कि वैदेही को माँ जी से इतना प्यार मिल रहा है, इसलिए मैंने चिट्ठियाँ भेजना शुरू कर दिया था। और मैं डर गई थी कि आप सब मेरा विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बड़ी बहू, ये क्या किया तुमने? मैंने सीता जैसी अपनी बहू पर इतने सारे आरोप लगा दिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने जलन में आकर पता नहीं क्या कर डाला। वैदेही, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, प्लीज मुझे सजा दो। भाभी आप मुझसे बड़ी हैं, मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि किसी भी लड़की के चरित्र पर कभी भी इस तरह कीचड़ उछालना नहीं चाहिए। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। मुझे माफ कर दो वैदेही, माँ जी सच्ची कहती थी। वैदेही सच में सीता जैसी है। वैदेही, तुम्हारा स्वभाव भी बिल्कुल कोमल और शीतल है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भी माँ जी आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी कि मैंने आपको इन सब के बारे में नहीं बताया। नहीं नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो, गलती तो मेरी है। मैंने ही अपनी पसंद का विश्वास नहीं किया। चलो अब माफ़ी बहुत हो गई। अब कविता, तुम्हारी सज़ा यह है कि आज से 1 महीने तक तुम कुछ नहीं बोलोगी, बस चिट्ठियों में बात करोगी। क्या? हाँ, यही है तेरी सज़ा। ना कुछ